आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान प्री बोर्ड पेपर हल के बारे में समझेंगे। 2026 में जो प्री बोर्ड पेपर हुआ है भौतिक विज्ञान का, पेपर का कोड 346 BCF के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जा रहा है। और यहाँ पर लिखा गया 2025। तो यूपी बोर्ड के द्वारा जो है पिछले साल का जो पेपर बचा हुआ था, तो इस बार जो है प्री बोर्ड पेपर जो है पिछले साल के पेपर से ही कराया जा रहा है। तो 346 BCF में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, इसमें प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस भाग का वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 में जो परीक्षा होगा इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 का क क्या है, अब एक एक प्रश्न को बारे में बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का क है, किसी प्रकाशीय माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता परिक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा बताना है। किसी पदार्थ के लाल, बैगनी तथा पीले रंग में प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले जो है विक्षेपण क्षमता के बारे में समझेंगे, उसके बाद उस न्यूमेरिकल को भी हल करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, अब इनकी परिभाषा बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा लाल तथा बैगनी रंगों के कोणीय विक्षेपण, यह बैगनी और लाल रंगों के जो है कोणीय विक्षेपण हो जाएगा। और नीचे बताया गया कि यह पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा कितना आसान है, लाल और बैगनी रंगों के जो कोणीय विक्षेपण होते हैं और जो है पीले रंग का जो है विचलन कोण का जो अनुपात होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर यहाँ डेल V का मान और डेल R का मान और डेल Y का मान जब भरा जाएगा तो एक नया सूत्र और बन जाएगा, ओमेगा बराबर होगा NV माइनस NR बटा NY माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सूत्र है, अब दोनों सूत्र को जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके बाद से इस पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कभी इस सूत्र पर न्यूमेरिकल आता है तो कभी इस सूत्र पे न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इस पेपर में जो है इस सूत्र पर न्यूमेरिकल को पूछा गया है। अब नीचे जो मान दिया गया है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान जो है NR लिखेंगे 1.52 है। किस रंग के लिए, ये लाल रंग का अपवर्तनांक है, और ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक प्रश्न में दिया गया था 1.62 है, और पीले रंग का अपवर्तनांक जो दिया गया है NY है 1.60 है। अब यहाँ पर ओमेगा का मान पूछा जा रहा है, ओमेगा का नाम क्या है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। और वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होता है, ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। ये किनका सूत्र है, तो कहेंगे यह जो सूत्र बताया गया है वर्ण विक्षेपण क्षमता का यह सूत्र बताया गया है, NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। और यहाँ पे जो मान भरेंगे, यह बैगनी रंग का अपवर्तनांक 1.62 है, 1.62 रख देंगे। और लाल रंग का जो है अपवर्तनांक जो है यहाँ पर जो दिया गया है, तो बैगनी रंग के लिए यहाँ पर जो है अपवर्तनांक रखा गया, और ये लाल रंग के लिए अपवर्तनांक रखा गया 1.52 है, और जो है यह जो है 1.60 है। तो यह पीले रंग के लिए जो है अपवर्तनांक 1.60 है, माइनस 1 हो जाएगा। अब 1.62 में से 1.52 को घटाएंगे तो 0.10 हो जाएगा, और 1.60 में से 1 घटा देंगे तो 0.60 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का दशमलव आपस में क्या है, बराबर है। अंश और हर का जब दशमलव बराबर होना तो दशमलव को हटा देते हैं, 10/60 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 1/6 हो जाएगा। और 1/6 हो जाएगा, 6 से जब 1 में भाग कर देंगे तो 0.1667 आ जाएगा, और यही इसका मान आ जाएगा। और इसका नाम क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान 0.1667 मान कहाँ से आया, 6 से 1 में भाग करेंगे तो यह मान जो है निकल आएगा। तो यह पहला जो क्वेश्चन जो समझ गए होंगे कि वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या है, और इसका जो है अब जो है कोणीय जो वर्ण विक्षेपण क्षमता को कैसे निकाला गया। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है। अब अगले प्रश्न के बारे में समझेंगे।
अगला जो प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताना है। समान लंबाई के चांदी के दो तारों को व्यासों का अनुपात 1:3 है तो उनके विशिष्ट प्रतिरोधों तथा विशिष्ट जो है यहाँ पर प्रतिरोधों का अनुपात बताना है और विद्युत प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें समझिए 3 प्रश्न दिया गया है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा समझेंगे और उसके बाद से विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध का जो है अनुपात निकालेंगे। किसके सहायता से? व्यास के अनुपात के सहायता से। तो यहाँ पर नोट करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, बहुत ही आसान परिभाषा है। तो यहाँ पर जो अगर परिभाषा इसका लिखना है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो यह सूत्र अगर आपको याद है तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं। ई का क्या नाम है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जे का नाम क्या है? धारा घनत्व है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा बना लेंगे। किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही जो बताया गया है कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तथा उस बिंदु का धारा घनत्व का अनुपात, और उस बिंदु का ये धारा घनत्व का अनुपात को क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है E/J हो जाएगा और एक सूत्र और होता है, रो बराबर होता है RA/L होता है। तो 2 सूत्र आपको याद रखना है। अब इसी दोनों सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल जो पूछा गया है, अब इसी सूत्र से न्यूमेरिकल को भी हल किया जाएगा। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कंप्लीट हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल समझेंगे कि समान लंबाई है, मतलब लंबाई जो है बराबर है। तो L1 = L2 बराबर 1:1 कर देंगे। दोनों की लंबाई आपस में क्या कर दी है? बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे व्यास का अनुपात। प्रश्न में क्या दिया गया था? D1 = D2 बराबर 1:3 है। अगर व्यास का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ये D1 है तो 2 गुणे R1 होगा, D2 है तो 2R2 होगा। 2 से 2 खत्म हो जाए, क्योंकि अनुपात जब रहता है ना तो ये 2 से 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा? R1 = R2 बराबर 1:3। मतलब त्रिज्या का जो अनुपात आया वो भी 1:3 का ही है और व्यास का भी अनुपात 1:3 है। मतलब जो व्यास का अनुपात होता है ना वही अनुपात त्रिज्या का भी होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि इसका जो है 2R1 लिख सकते हैं, 2R2, 2 से 2 खत्म, तभी आपका 1:3 ही रहेगा। तो R1 = R2 का मान 1:3 आ गया। और यहाँ पे बताया गया कि R जो है व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। क्या है? R जो है व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? πr2 का स्क्वायर। तो अब R जो है R², जो देखिए R का नाम प्रतिरोध है और ये R का नाम है त्रिज्या है, तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/R2 हो जाएगा। अगर इसको 2 पदार्थ के लिए जब बनाएंगे, 2 पदार्थ के लिए अगर बनता है तो ये बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? R1/R2 हो जाएगा। R1 बटा क्या बनेगा? R2। और यहाँ बनेगा, देखिए नीचे है ये 1/R का स्क्वायर है, तो मतलब इसको उल्टा बनाएंगे। जब इसका मान रखेंगे तो R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रम है। तो जब व्युत्क्रम यहाँ पे मान रखेंगे R1/R2 तो R2 ऊपर चला जाएगा, तो R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो है R किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो त्रिज्या के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो R2/R1 का स्क्वायर हो गया और R2/R1 यहाँ देख सकते हैं, R2/R1 इसका उल्टा करेंगे, R2/R1 का अनुपात क्या होगा? 3:1 हो जाएगा, मतलब 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान रखेंगे 3/1 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R2 के सामने 3 है और R1 के सामने 1 है। तो R2 के सामने 3 हो गया, R1 के सामने 1 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो कितने का अनुपात आ गया? तो ये प्रतिरोध का जो अनुपात आया R1 = R2 बराबर आया 9:1 का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर प्रतिरोध का अनुपात समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिरोध होता है वह क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल को हटाएंगे तो πr2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जो है R और इस त्रिज्या के साथ अगर लेंगे तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/R2 होगा। 2 पदार्थ के लिए बनाएंगे तो R1/R2, तो इधर R2/R1 का स्क्वायर हो गया, मान रख दिया गया। तो R1 = R2 का मान क्या आ गया? 9:1 आ गया। अगर ऊपर वाले सूत्र से अगर देखा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर निकालते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर इसको हम रो 1 किया जाए तो यह R1 A1 L1 हो जाएगा। अगर रो 2 करेंगे तो R2 A2 L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 समीकरण बना लिया जाएगा। अगर रो 1 निकालते हैं, माने पहला विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 A1/L1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ पर रो 2 मान लेंगे, मतलब दूसरे पदार्थ के लिए, तो क्या बनेगा? यहाँ पर R2 A2/L2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। लेकिन यहाँ दोनों की लंबाई आपस में क्या है? तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर है,
है आगे चल के इसको बराबर कर लिया जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या कर दिया गया, भाग दे दिया गया। समीकरण 1 भागा समीकरण 2 मतलब रो 1 बटा रो 2 करेंगे तो क्या बनेगा, रो 1 वाला मान क्या आया था, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध पहला वाला मान समीकरण क्या आया था, R1 A1 बटा L1, ये समीकरण 1 हो गया। और नीचे जो बना हुआ है समीकरण 2 हो गया, R2 A2 बटा L2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यह मान जो है देखेंगे कि यह मान जो है नीचे वाला मान जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यह L2 जो है सबसे ऊपर जाएगा तो ये बनेगा L2 सबसे ऊपर चला गया किसके पास, R1 A1 L2 हो गया। और नीचे इसमें आएगा तो क्या बनेगा, R2 जो है यहाँ पर R2 A2 और L1 हो जाएगा। अब A1 का सूत्र भी लिख दिया गया, पाई R1 का स्क्वायर, और A2 का होता है पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान को रख लिया जाएगा। अब देखिए पाई से पाई तो खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म, क्या बचेगा, R1 बचेगा। R1 मतलब पहला प्रतिरोध, पहला त्रिज्या, और यहाँ दूसरा लंबाई है, क्या है यहाँ पर दूसरा लंबाई है, और नीचे जो है बना है ना यहाँ पहला लंबाई है। अभी दोनों लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर मान रख लेंगे। अब R1 का मान जो निकला था, R1 का मान यहाँ देख सकते हैं, R1 का मान 9 आया था, R2 का मान 1 आया था, तो R1 के सामने 9 हो गया, R2 के सामने 1 हो गया। ध्यान देंगे R1 के सामने 9 हो गया, R2 के सामने 1 हो गया। और R1 मतलब ये त्रिज्या जो दिया गया था, मतलब यहाँ ऊपर देख सकते हैं त्रिज्या का अनुपात क्या दिया था, तो त्रिज्या का जो R1 का सामने 1 है और R2 का मान 3 है, तो यहाँ पर जो मान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे यह प्रतिरोध का अनुपात है और यह त्रिज्या का अनुपात है और यह लंबाई का अनुपात है। तो ये R1 का मान 9 प्रतिरोध हो गया, R2 1 हो गया, पहली त्रिज्या 1 था, दूसरी त्रिज्या 3 था, दोनों के लंबाई बराबर है तो 1/1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ जो मान रखा गया है सूत्र को बना दिया गया है, दोनों का अनुपात बना के विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात यहाँ निकाला जा रहा है। तो 1 का वर्ग 1, 1 का नाम 1, 9 का नाम 9, 9/9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 का नाम 9, 9 से 9 कटेगा, 1/1, 1 संबंधे 1 का जो है यहाँ पर क्या बनेगा, अनुपात हो जाएगा, 1 संबंधे 1 का अनुपात यहाँ पर बन रहा है। तो समझ गए होंगे कि 1 संबंधे 1 का अनुपात कैसे आया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जो है लेकर के भाग दिए, अब भाग देने के बाद से मान को इसमें भरा गया, इसमें लंबाई बराबर है इसलिए यहाँ पर 1 1 कर सकते हैं, तो 1 से 1 ये खत्म हो जाएगा, 9 में गुणा कर लीजिए, 9/9 हो जाएगा, तभी 9 से 9 कट गया, 1/1 हो जाएगा, 1 संबंधे 1 का जो है अनुपात बनेगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में n फेरे ए क्षेत्रफल वाली धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जबकि कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के बी का कोण थीटा है। अब यहाँ पर जो है बल आघूर्ण टाउ का जो है सूत्र का निगमन करना है, और टाउ बराबर क्या है, अब इसका सूत्र का निगमन करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक नोट कर लेंगे, अब क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय द्विध्रुव पे लगने वाला जो बल आघूर्ण है, अब इसका सूत्र का जब निगमन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना NS, मतलब यहाँ पर एक NS जो है एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी जो लंबाई बना है 2L है, और ध्रुव प्रबलता जो है स्मॉल m है, और इनके साथ चुंबकीय क्षेत्र में बीटा के साथ थीटा कोण पर रखा गया, मतलब ये जो छड़ चुंबक है इसको जो है थीटा कोण पर जो है रखा गया है, और यहाँ पे जो ध्रुव प्रबलता इसकी है m है, और दोनों जो है सिरों की जो यहाँ लंबाई अगर देखा जाए दोनों ध्रुवों की लंबाई क्या है 2L है। तो यहाँ लिखेंगे बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। अब बल आघूर्ण का प्रतीक तो टाउ हो जाएगा, बल का प्रतीक F हो जाएगा, और इसमें लंबवत दूरी इसमें कौन है, तो चित्र के अनुसार अगर देखेंगे तो लंबवत दूरी AC है, क्या है इसमें AC है। और यहाँ पर ध्रुव प्रबलता का सूत्र क्या होता है, तो ध्रुव प्रबलता बराबर होता है F/B होता है। अगर B में m का गुणा कर दें तो F बराबर BM हो जाएगा, क्या बनेगा, F बराबर BM, तो इसी F को अगर हटा दें तो ये बनेगा BM हो जाएगा, BM लिखिए या MB लिख सकते हैं। और यहाँ AC है तो यहाँ AC को नोट कर देंगे। अब यहाँ AC का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण होता है, क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कोण हो जाएगा। तो चित्र के अनुसार अगर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब कोण इसमें है तो साइन थीटा के सामने अगर देखेंगे तो ये लंब कोण है AC है, और कोण जो इसमें बनेगा 2L हो जाएगा, तो AC/2L हो जाएगा, 2L का गुणा साइन में कर लेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा हो जाएगा, क्या बनेगा, AC बराबर 2L साइन थीटा। अब यहाँ AC को हटा लिया जाएगा और 2L साइन थीटा बन जाएगा, क्या बनेगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को लेते हैं, m और 2L को एक पास कर लें, तो m और 2L अगर एक पास हो जाता है तो यही बनता है चुंबकीय आघूर्ण, क्या बनता है,
चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, तो यम और 2l को मिलाएंगे तो यम गुणे 2l हो गया, और बी को किनारे कर देंगे, बगल में साइन थीटा हो जाएगा, और यम इंटू 2l किसका सूत्र है, बड़ा यम हो जाएगा, और बड़ा यम के जगह पर यम गुणे 2l लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यम और 2l हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर यम बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यम टाउ बराबर यम बी साइन थीटा कहाँ से आया जो है समझ गए होंगे। एक एक लाइन को जो है आप लोग जब इसको हल करेंगे ना तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको भी बगल में ये नोट करते चलेंगे, तो यहाँ पर जो मान निकला है वही मान यहाँ पर आपको भरना है। अब भर करके जब सॉल्व करेंगे तो टाउ बराबर यम बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर यम को हटाएंगे तो यन क्या होता है, यम किसके बराबर होता है, तो यन आई ए होता है। क्या होता है, यम बराबर, अगर फेरों की संख्या भी प्रश्न में बोला गया है ना, तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा यन आई ए, क्या हो जाएगा, यन आई ए बी साइन थीटा यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं टाउ बराबर हो जाएगा, अगर यम को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यन आई ए किसका सूत्र मान है, तो यन आई ए जो है यम का मान है, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी क्या बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सवाल में फेरों की संख्या भी दिया हुआ है। तो फेरों की संख्या जब दिया है तो टाउ बराबर यन आई ए बी साइन थीटा जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक 500 सेमी का स्क्वायर का क्षेत्रफल है, 1000 फेरों की संख्या का कुंडली को 2 गुणे 10 के पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 अंश के कोण से घुमाया जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या मान पहले दिया, पहले मान को नोट करेंगे। पहला मान जो दिया गया क्षेत्रफल है, फेरों की संख्या दूसरा मान है, चुंबकीय क्षेत्र तीसरा मान दिया गया है, कोण यहाँ पर 180 दिया है, प्रतिरोध 20 ओम दिया गया है, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की गणना करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एरिया मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा, और क्षेत्रफल इसमें कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे ए बराबर 500 सेमी का स्क्वायर। अब ये सेमी का जब स्क्वायर को बदलते हैं ना तो 10 के पावर -4 से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। 10 के पावर किससे गुणा करेंगे, -4 से गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर हो गया। अगर इसमें से 2 जीरो कम कर लेंगे ना, 2 जीरो कम होगा तो 10 के पावर -2 होगा, और 10 के पावर -2 को हटाएंगे तो 2 स्थान दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे समझिए 10 के पावर -4 लगाने का मतलब 4 स्थान दशमलव लगा दिया गया, 1 2 3, और यहाँ से एक स्थान और लगाएंगे तो क्या बनेगा, 4.005 मीटर का स्क्वायर। यह बन गया क्षेत्रफल का मान, और यन का नाम है फेरो। तो इसमें फेरों की संख्या जो है 1000 है। अब बी का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, कितना मान दिया गया है, 2 गुणे 10 के पावर -5 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर दिया गया, और टाइम कितना दिया गया प्रश्न में, तो डेल टी बराबर 0.2 सेकंड दिया गया है। जब कोण जो है यहाँ लंबवत से जब 180 अंश की बात किया जाता है तो पहला कोण याद रखेंगे, θ1 बराबर जो है 0 हो जाएगा, और θ2 बराबर 180 अंश हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे जब कोण यहाँ पे दिया है, क्या बताया गया यहाँ पर कि जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रखा गया है तो 180 अंश के कोण में घुमाया जाता है। तो यहाँ लंबवत के लिए जो प्रयोग क्या किया जाता है, θ1 बराबर 0 का प्रयोग करते हैं, θ2 बराबर 180 अंश का प्रयोग करते हैं। आर का नाम क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितना दिया गया प्रश्न में, 20 ओम दिया गया है। और ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, इसमें ई का मान पूछा जा रहा है। और आई का नाम क्या है, प्रेरित धारा है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल को निकालने से पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ है पहले उसकी गणना कर लेंगे, तब जाकर के ई का मान निकलेगा, उसके बाद आई का मान निकलेगा। तो डेल फाई का सूत्र क्या होता है, तो डेल फाई का सूत्र बना होता है दो कोण के लिए, एन बी ए काश θ2 माइनस काश θ1 होता है। क्या होता है, एन बी ए काश θ2 माइनस काश θ1 हो जाएगा। डेल फाई बराबर एन बी ए हो जाएगा, काश θ2 मतलब 180 अंश हो जाएगा, काश θ1 का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ एन बी ए उतर जाएगा, और काश 180 अंश का मान जो होता है ना -1 होता है। कितना होता है, -1 हो जाएगा, और काश 0 का मान 1 हो जाएगा। आगे चिन्ह माइनस लगा है तो -1 मिल करके क्या बनेगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल फाई बराबर -2 एन बी ए हो जाएगा। अब इसमें मान को रखा जाएगा, तो इसमें मान कैसे रखेंगे, माइनस यहाँ नोट करेंगे, 2 उतर जाएगा, एन का मान 1000 था। प्रश्न में कितना था, फेरों की संख्या 1000 था, और बी का मान जो दिया गया है 2 गुणे 10 के पावर -5 दिया गया है, 2 गुणे 10 के पावर
माइनस बी का मान हो गया, और क्षेत्रफल कितना आया था 0.05 आया था। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से दशमलव अगर हटाते हैं तो 2 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 10, तो माइनस 2 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 5, ये 5 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 5। गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 दहा में 100, 100 में 2 को गुणा होगा 200, माइनस 200 गुणे 10 के पावर क्या आ जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। अगर इसमें से 2 जीरो कम करेंगे तो डेल फाई का मान माइनस 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 वेबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मान निकला है यह चुंबकीय फ्लक्स का जो है परिवर्तन निकला है, लेकिन इसमें चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन नहीं पूछा गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर फैराडे के नियम से ई का सूत्र क्या बनेगा, माइनस डेल फाई बटा क्या बनता है डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ई बराबर क्या बनेगा, और यहाँ पर मान क्या आया माइनस में आया है, तो माइनस और माइनस लगाएंगे, 2 गुणे 10 के पावर क्या है माइनस 3 हो जाएगा, और पूरे का बटा। अब टाइम यहाँ कितना दिया है तो देख सकते हैं ऊपर टाइम कितना दिया गया था 0.2 सेकंड है, तो यहाँ पर 0.2 सेकंड प्रश्न में दिया गया था। तो यहाँ पर जो समय निकला था कितना निकला था 0.2 सेकंड था। अब ये माइनस और माइनस मिलेगा ना तो ये बन जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, और बटा में नीचे क्या बनेगा 0.2 हो जाएगा। अगर यहाँ से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लें दशमलव हटाने के लिए, तो 10 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, और 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20, 20 गुणे 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, और बटा में क्या बनेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 से 20 को काट देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 10, 10 गुणे 10 के पावर माइनस 3 बच जाएगा। 2 से 20 कटेगा 10 हो गया, अगर यहाँ एक घात में से 3 घात घट जाएगा तो 10 के पावर क्या बनेगा माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक तो आप लोग जानते ही हैं, इसका मात्रक क्या बनेगा वोल्ट हो जाएगा, क्या बनेगा वोल्ट। प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, तो 10 के पावर माइनस 2 जो है इसमें क्या बनेगा वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ ई का मान जो है निकल गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल की इसमें गणना करना था। लेकिन अब इसमें धारा की गणना करेंगे तो धारा का सूत्र क्या होता है, तो धारा का सूत्र होता है यहाँ पे लिख लेंगे आई बराबर होता है ई बटा आर होता है, तो आई बराबर ई बटा आर हो जाएगा। और ई का मान अभी निकाले हैं कितना निकला है 10 के पावर माइनस 2 निकला है बटा, और आर का मान क्या था, तो आर का मान जो प्रतिरोध आया था, तो प्रतिरोध जो इसमें दिया गया था 20 आया था, क्या आया था 20 आया था। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे 10 के पावर माइनस 4 घात कर लें तो यहाँ पे क्या बनेगा 100 गुणे 10 के पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, बटा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 पचे 10, 5 आ जाएगा, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 गुणे 10 के पावर माइनस 4। और धारा का मात्रक क्या बनेगा, तो धारा का मात्रक बनेगा एम्पियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। तो यहाँ पर जो है 4 घात बना लिए, 2 जीरो बढ़ा दिए हैं, और 20 से काट दे 20 पचे 100, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर इसका मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और समझ लीजिएगा। यहाँ डेल फाई का मान माइनस रखेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो इसका दशमलव जब हटाया जाएगा ना तो यहाँ से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो दशमलव क्या आ जाएगा हट जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और नीचे 2 हो जाएगा, 2 से 20 को काट दिए 10 गुणे 10 के पावर माइनस 3, और एक घात में से माइनस 3 घात करेंगे ना तो माइनस 2 घात हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपको मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और ऊपर जो है प्रेरित धारा का मान 5 गुणे 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर आ गया। तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न दिया गया, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। अब यहाँ देहली आवृत्ति की परिभाषा बताना है, और सोडियम धातु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली नारंगी प्रकाश द्वारा सोडियम पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इतना अगर एनर्जी से अगर अधिक आएगा तब तो उत्सर्जन करेगा, और नहीं आएगा यहाँ से इससे कम आ जाएगा, इस ऊर्जा से कम आ जाएगा तो जो है यहाँ पर इसका कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो पहले इसमें हम समझेंगे देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। देहली आवृत्ति की पहले परिभाषा समझ लेते हैं, और उसके बाद से इस न्यूमेरिकल को जो है हल करके बताया जाएगा। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा याद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु की सतह से क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित हो जाए, ऐसे आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब आपतित अगर प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, किसी धातु की सतह पे जब गिरता है ना तो उस धातु की सतह से क्या उत्सर्जन हो जाए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित
परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। इसको जो है न्यू नाट, इसको क्या कहते हैं, न्यू नाट से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एचजेड मतलब हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो न्यूनतम आवृत्ति है तो आवृत्ति का मात्रक क्या होते हैं, हर्ट्ज होते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे इस पर न्यूमेरिकल क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल के बारे पे अब हम लोग समझ लेते हैं न्यूमेरिकल क्या इसमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है तो देख सकते हैं, सोडियम धातु के 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 7000 तरंगदैर्घ्य के अगर सोडियम का प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आवश्यक ऊर्जा कितनी जरूरत है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। तो आवश्यक ऊर्जा हो गया, यहाँ पर लेमडा का मान क्या दिया गया, 7000 एंगस्ट्रॉन है। तो एंगस्ट्रॉन को अगर हटाएंगे तो 10 के पावर -10 घात हो जाता है। अगर इस एंगस्ट्रॉन को नैनो में बदल दें, एक जीरो अगर इसमें से कम कर दें तो 700 × 10 के पावर -9 घात हो जाएगा और 700 × 10 के पावर -9 को जो है नैनोमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नैनोमीटर। तो लेमडा का मान 700 नैनोमीटर आ गया। और ऊर्जा का जो सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन लेमडा का मान जो होना चाहिए नैनोमीटर में होना चाहिए। एक सूत्र होता है ऊर्जा का, ई का सूत्र होता है Hc/λ होता है। तो चाहे इस सूत्र से लगाएंगे तो ये जूल में आएगा और जूल को पुनः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल करके यहाँ पे रखा गया है कि 1240/λ अगर नैनोमीटर है तो इस सूत्र से अगर हल करेंगे तो एकदम आसान और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेमडा का मान नैनोमीटर में आया है तो 1240/700 नैनोमीटर में है। तो लेमडा का मान अगर नैनोमीटर में रहेगा तभी ये सूत्र लागू किया जाता है और ये आंसर जो ऊर्जा का आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ये ऊर्जा का मान आता है। तो यहाँ पर 1240 में 700 का जब भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, अब बचेगा 70, 70 में जो है 124 का भाग करेंगे तो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हमको आवश्यक जो ऊर्जा है कितनी आवश्यकता है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमको आवश्यक ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा कम आ गया, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है। तो लिखेंगे चूंकि प्रकाश ऊर्जा जो आया है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, आवश्यक ऊर्जा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है। अब यहाँ पे जब कम रहेगा तो इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, मतलब सोडियम जो परमाणु था उसमें से कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा का मान क्या आ गया, कम आ गया है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं होगा, मतलब यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव का गुण भी यह प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा से क्या है, कम है। तो उम्मीद करते हैं जो है यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि जो लेमडा का मान रखेंगे यहाँ पर इस ऊर्जा के सूत्र में नैनोमीटर में जब रहेगा तो यह ऊर्जा मान निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा और यहाँ भाग देने पर जो आया है मान 1.77 जो आया और हमको आवश्यक ऊर्जा की जो जरूरत है वह 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की जरूरत है। तो इसमें जो है इस ऊर्जा से कम ऊर्जा आ गया है, इसलिए यह कोई जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। अगला जो प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए तथा लेंज के नियम का महत्व भी समझाइए। तो यहाँ पर लेंज के नियम के महत्व के द्वारा जो है फैराडे का नियम यहाँ पर बताना है। तो फैराडे के कितने नियम होते हैं, तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के मुख्य नियम 2 होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, नोट करेंगे फैराडे के नियम। और फैराडे का जो है प्रथम नियम क्या होता है, बहुत आसान उत्तर है, बस इस प्रतीक को अगर आपको याद है, प्रतीक समझ लेते हैं तो प्रथम नियम का उत्तर जो है आप लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और इसका नाम क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक के क्या है, बराबर है। तो इसी को कैसे लिखेंगे, किसी कुंडली से संबंध है प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या है, बराबर होता है। मतलब इनका उत्तर जो है फैराडे जी का जो नियम बना है इसी में इनका नियम छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे इनका नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, किसी कुंडली से संबंध प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान, तो यह हो गया ई का मान, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक या माइनस लगा है, ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, तो किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उसे लेंज का नियम कहते
कहते हैं। तो फैराडे के नियम में हमको जो है लेंज का नियम का भी महत्व समझाना था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बताया गया था कि लेंज के नियम का महत्व भी समझाइए। तो इसमें लेंज का नियम भी आपको बताना है फैराडे के नियम में। तो क्या बताया गया, किसी परिपथ में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होते हैं अथवा जो प्रेरित धारा का जो दिशा होता है सदैव ऐसा होता है कि उस कारण का विरोध करता है जहाँ से वह उत्पन्न होता है। स्वयं उत्पन्न जहाँ से होती हैं वही वहाँ का कारण क्या क्या करती हैं, विरोध करती हैं। इसी को किनका नियम कहा गया है, लेंज का नियम कहा जाता है। तो ये द्वितीय नियम भी हो गया और लेंज का नियम भी हो गया। इसमें दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम बताना था, द्वितीय नियम भी बताना था और इसमें लेंज का नियम भी बताना था। तो समझ में आ गया होगा। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित परिपथ में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। इसमें वैद्युत धारा की गणना करना है और प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर की भी गणना कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया है, यहाँ प्रश्न समझेंगे। तो इसमें जो है प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के क्या निकालना है, विभवांतर भी निकालना है और धारा की गणना करना है। तो कैसे गणना करेंगे, यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ पर चित्र को एक बार बना लेते हैं। अब यहाँ चित्र जो है बना लिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि 200 वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, 15 माइक्रोफैरेड धारिता है और 200 जो ओम का जो है प्रतिरोध है। तो यहाँ मान को नोट करेंगे। आर बराबर कितना है, प्रश्न में 200 ओम है, आर बराबर 200 ओम हो गया। सी बराबर जो दिया गया 15 माइक्रोफैरेड है। तो माइक्रो को बदला जाता है, माइक्रो को बदलेंगे किससे गुणा करके, 10 के पावर -6 से गुणा हो जाएगा। तो यह माइक्रोफैरेड जो है फैरेड में बदल जाएगा, माइक्रो को हटा दिया गया। 15 × 10 के पावर -6 हो गया। ईएफ का नाम क्या है, आवृत्ति है और आवृत्ति इसमें कितना दिया गया है, 50 हर्ट्ज दिया गया है। और यहाँ पर भी आरएमएस का मान 200 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, तो 200 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर पहले धारिता के लिए यहाँ पर हल करेंगे और उसके बाद से जो है प्रतिरोध के लिए हल करेंगे। दोनों के लिए जो है यहाँ पर प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो धारिता के लिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो धारिता का प्रतिरोध को XC से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, XC से। और XC बराबर होता है 1/ω/C होता है। 1 क्या होता है, ओमेगा सी। और ओमेगा का सूत्र क्या होता है, तो 2πfc होता है। तो XC बराबर आ गया 1/2πfc। अब इसमें मान को क्या करेंगे, भरेंगे। अब इसमें पाई का मान, एफ का मान, सी का मान को रखेंगे। तो XC बराबर 1/2 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 हो जाएगा, पाई का मान है। और एफ का मान 50 है और यहाँ पर जो है सी का मान 15 माइक्रोफैरेड था। तो 15 × 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो यह मान कहाँ से भरा गया, 2 पाई का मान हो गया, एफ का मान हो गया और सी का मान हो गया। 50 में 2 का गुणा करेंगे 100, 50 दूनी 100, 100 से दशमलव हट जाएगा क्योंकि 2 स्थान इसमें दशमलव लगा है। तो दशमलव खत्म, 314 × 15 हो जाएगा, 314 × 15। और ये 10 के पावर -6 घात जो है ये ऊपर चला जाएगा, 1 के पास जाएगा। तो ये माइनस घात है, जब ऊपर जाएगा ना तो ये प्लस घात हो जाता है। तो 1 × 10 के पावर 6 घात प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था तो वह ऊपर भेज दिए, प्लस हो गया। 314 × 15 हो जाएगा। अब 314 × 15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4710 आ जाएगा। और ऊपर 10 के पावर 6 को मतलब यहाँ पर 6 जीरो, मतलब यहाँ पर 6 जीरो, मतलब इसके आगे बढ़ा लेंगे। और 4710 से मतलब 0 से 0 अगर काट दें तो 471 हो जाएगा। और 471 से जो है इसमें जब भाग करेंगे तो ये आएगा XC का मान 212.2 ओम आएगा। कितना आएगा, 212.2 ओम आ जाएगा। यह किसका मान निकल गया, यह मान निकला है XC का निकला है। XC का नाम क्या है, धारिता के लिए यह प्रतिरोध है, धारिती प्रतिघात इसको कहा जाता है। XC का मान निकल गया है। अब यहाँ प्रतिरोध में देखा जाए, प्रतिरोध जो दिया गया है, प्रतिरोध जो है R का मान कितना दिया गया था, तो R का मान 200 ओम दिया गया था प्रश्न में। और Z का नाम है प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा का सूत्र होता है √XC का वर्ग प्लस R का वर्ग होता है। XC का मान अभी निकाले हैं, कितना निकला था, 212.2। तो 212.2 का यहाँ वर्ग कर देंगे। और यहाँ R का मान यहाँ ऊपर देखिए 200 है तो 200 का वर्ग कर दीजिए। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर वर्ग करने पाएगा 45,028.84 आ जाएगा। और 200 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 हो जाएगा। 40,000 और ये 45,000 जो 28.84 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85,000 जो है 85,000 जो है 28.84 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि वर्गमूल से निकाल लीजिए।
लीजिएगा तो कितना आएगा 291.5 जो है ओम आ जाएगा। अब 291.5 ओम आया है, यह प्रतिबाधा का माना गया और इसमें धारा की गणना करना है। तो अब प्रतिबाधा की सहायता से और जो वोल्टेज के सहायता से इसमें धारा की गणना कर लेंगे और धारा का मान जो है IRMS की गणना करना पड़ेगा। तो यह लिखेंगे यहाँ पर IRMS बराबर VRMS बटा क्या बनेगा Z हो जाएगा। VRMS का मान कितना था तो 200 था, सवाल क्वेश्चन में जो है आपका 200 वोल्ट दिया था और Z का मान जो निकला है 291.5 आया था। अब 291.5 से 200 में जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.755 एम्पियर आ जाएगा। तो इसमें धारा की गणना हो गया। अब धारा की गणना किया तो कितना आया 0.755 जो है एम्पियर जो आया, यही जो है इसमें क्या है परिपथ में धारा का मान है। अब प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव निकालना है और धारिता के सिरों के बीच का जो है विभव निकालना है। तो लिखेंगे अब प्रतिरोध के सिरों का विभव, तो विभव का सूत्र क्या होता है IRMS गुणे R हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध के लिए जो है R का ही प्रयोग किया जाता है। 0.755 ये धारा का मान निकला है, या देखिए 0.755 जो है एम्पियर ये धारा का मान है और प्रतिरोध 200 है। 200 को गुणा जब इसमें कर लेंगे तो लगभग जो है 151 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 151 वोल्ट आ गया। और धारिता के सिरों का विभव निकालेंगे तो वही सूत्र लिखेंगे जिस तरह ऊपर लिखे हैं IRMS गुणे XC, क्योंकि धारिता के प्रतिरोध को XC से दिखाया जाता है। तो IRMS का मान 0.755 है, कितना है 0.755 है, धारा का मान आ गया। और XC का मान ऊपर यहाँ निकालें, देखिए XC का मान 212.2 ओम आया है। अब यहाँ पर 212.2 ओम आया, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यह 160 वोल्ट लगभग में आ जाएगा। तो यह परिपथ में 3 प्रश्न पूछा गया था, धारा की गणना करना था और प्रतिरोध के बीच सिरों के बीच का जो है विभव निकालना था और धारिता के सिरों के बीच का विभव निकालना था। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः, यहाँ प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो दिया गया है 150 है और द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या दिया गया है वह 600 है। और यदि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता 220 वोल्ट लगाई जाए तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है परिरमण अनुपात बताना है और द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न जो है वोल्टेज की गणना करना है। तो इसमें किसका किसका मान दिया गया है, तो यहाँ पर 1 मान 2 मान और यहाँ देखा जाए तो 3 मान प्रश्न में दिया गया। अब 3 मान जो दिया गया है उसको मान को नोट कर लेंगे। NP का मतलब होता है ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वह 150 है और द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वह 600 है। और यहाँ प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज दिया गया है वह 220 वोल्ट दिया गया है। पहला क्वेश्चन में जो पूछा गया ना परिरमण नियतांक की गणना करना, परिरमण नियतांक की जो है आपको बताना है मान क्या होगा। तो परिरमण नियतांक का जो सूत्र होता है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। द्वितीयक कुंडली में 600 है और प्राथमिक कुंडली में 150 है, ठीक ना। 150 से 600 को काट देंगे कितना आ जाएगा 4। परिरमण नियतांक का मान कितना आ गया 4। बहुत आसान प्रश्न आया हुआ था, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे अगला जो इसमें पूछा गया है कि द्वितीयक कुंडली में जो है विभवांतर की गणना करना है, वोल्टेज की गणना करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे गणना करेंगे तो इसका सूत्र जो होता है परिरमण नियतांक का ये भी सूत्र है VS बटा VP बराबर NS बटा NP। यह परिरमण नियतांक के जो है ये बराबर होते हैं दोनों, ठीक ना। VS मतलब ये हो जाएगा द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज, ये प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या किसके बराबर होता है तो परिरमण नियतांक के बराबर होता है। अब यहाँ लिखेंगे VS का मान तो पूछा जा रहा है द्वितीयक कुंडली में और प्राथमिक में 220 वोल्ट है, और यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में जो है फेरों की संख्या 600 हो और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 150 है। 150 से 600 कट जाएगा, 4 बार में जाएगा और बाद 220 का गुणा जब 4 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 880 वोल्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा VS का मान जो है 880 वोल्ट हो जाएगा। ये द्वितीयक कुंडली में जो ना द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज की गणना करना था, तो द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज का मान क्या आ जाएगा 880 वोल्ट हो जाएगा। तो यह प्रश्न अथवा वाला जो प्रश्न दिया गया था तो बहुत आसान था। इस प्रश्न से यह प्रश्न जो है बहुत ही क्या है आसान दिया गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र E0 का मान दिया है। E0 बराबर कितना है 240 न्यूटन प्रति कूलाम है। आवृत्ति न्यू बराबर दिया गया 50 जो है
मेगाहर्ट्ज है। चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, कोणीय आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। तो इसमें किसका किसका मान यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ ई नॉट का तो मान दिया गया है और यहाँ म्यू का मान जो है दिया गया, आवृत्ति का मान दिया गया है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान बताना है, कोणीय आवृत्ति बताना है, तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। तो कैसे गणना करेंगे, जिसमें किसका किसका मान दिया गया है, पहले मान को क्या करेंगे यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो किसका मान इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ई नॉट का मान जो है प्रश्न में दिया गया है। और ई नॉट का मान कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ ई नॉट का मान प्रश्न में 240 कितना दिया गया है, 240 जो है यहाँ मात्रक क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। और म्यू यह आवृत्ति है 50 मेगाहर्ट्ज है। तो मेगा को तो बदलना पड़ेगा, मेगा में क्या लिखेंगे 50 × 10 के पावर 6 घात हो जाएगा, 6 घात हो जाएगा। और ये आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या HZ लिख सकते हैं। बी नॉट बराबर पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए, कोणीय आवृत्ति बताइए, तरंगदैर्घ्य बताइए। 3 प्रश्न इसमें पूछा गया है। अब यहाँ सूत्र क्या होता है, तो बी नॉट बराबर सूत्र होता है ई नॉट बटा सी होता है। क्या होता है, बी नॉट बराबर ई नॉट बटा सी हो जाएगा। और ई नॉट का मान क्या है 240 है, सी का मान क्या है 3 × 10 के पावर 8 है। अब यहाँ 10 के पावर 8 ऊपर चला जाएगा और 3 से जो है यहाँ 240 कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 और 8 24, 80 × 10 के पावर -8 हो जाएगा। अगर एक जीरो इसमें से कम कर दिया जाएगा तो 8 × 10 के पावर -7 घात हो जाएगा और ये हो जाएगा टेस्ला। किसका मान निकल गया, तो यह मान जो निकला है बी नॉट का मान निकल गया, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। और यहाँ पर ओमेगा का जो सूत्र होता है ना, कोणीय आवृत्ति इसको बोलते हैं, 2 पाई म्यू होता है। 2 पाई क्या होता है, म्यू हो जाएगा। तो 2 हो गया, पाई हो गया, म्यू का मान 50 मेगाहर्ट्ज दिया गया था। तो लिखेंगे यहाँ पर 50 गुणे, ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ लिखा गया कि यहाँ पर 50 × 10 के पावर केवल क्या रहेगा 6 रहेगा। यहाँ पर आप लोग प्लस कर लीजिए, ठीक ना, यहाँ प्लस घात लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर जो 50 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 100 पाई हो जाएगा, क्योंकि मेगा में जो होता है ना +6 घात होता है। यहाँ थोड़ा माइनस लिख दिया गया है, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 100 पाई × 10 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +6 घात हो जाएगा, यहाँ पर +6 घात हो जाएगा। और 100 से इसका दशमलव हट जाएगा, 100 से इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 314 × 10 के पावर 6 घात, ये +6 घात है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेगा में माइनस नहीं होता, +6 घात होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा माइनस हम लिख दिए थे, गलती से थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ पर भी प्लस रहेगा और यहाँ पर भी प्लस रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 300 जो है 300 क्या आ जाएगा यहाँ पर 14 × 10 के पावर 6, प्लस में 6 रहेगा और मात्रक क्या रहेगा, तो रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय जो आवृत्ति होते हैं ना, तो कोणीय आवृत्ति का मात्रक रेडियन प्रति जो है सेकंड हो जाएंगे। अब लेमडा का मान पूछा गया है, तो यहाँ लेमडा का मान क्या होता है, तो लेमडा का जो सूत्र होता है ना, सी बटा जो है आवृत्ति मतलब म्यू होता है, ठीक ना। तो सी का मान प्रकाश का चाल होता है और प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 होता है। प्रकाश का चाल कितना है, 3 × 10 के पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ म्यू का मान देखिए यहाँ सही लिखा गया, ठीक ना, ऊपर यहाँ जो लिखे थे अभी यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया था, तो उसको सुधार कर दिया गया है। यहाँ देखिए 50 × 10 के पावर 6, 50 × 10 के पावर 6 किसका मान है, तो यह आवृत्ति का मान है। और ये 6 घात ऊपर चला जाएगा, तो 8 में से जब 6 घात घटेगा ना, तो 8 में से 6 घात घटेगा तो 2 घात हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 3 गुणे हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 50। और 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। 100 में 3 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, क्या जाएगा 300 बटा 50 हो जाएगा। 50 से जिसको काटेंगे ना तो 5 × 6 = 30, 6 बार में जाएगा। और लेमडा का मात्रक क्या होता है, तो लेमडा का मात्रक मीटर होता है। यहाँ लेमडा का मान पूछा गया था, तो इसमें 3 प्रश्न बताया गया है, इसमें 3 प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, तीनों प्रश्नों को जो है हल कर दिया गया है। तो आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग का प्रयोग का वर्णन कीजिए और फ्रिंजों के चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। फ्रिंजों की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर प्रकाश के व्यतिकरण का जो है यंग का नियम आपको बताना है। तो प्रकाश के व्यतिकरण का यंग का जो नियम क्या है, तो यंग साहब ने क्या बात बताए थे, अब इनके बारे में यहाँ पर समझ लेंगे कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग हुआ था। और यंग साहब ने जो प्रयोग किए थे, इसके लिए जो है टॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने एक प्रकाश स्रोत लिया था, यहाँ स्रोत लिए थे, इसके समीप 2 स्लिट लगाए थे। 2 स्लिट मतलब 2 स्लाइड इसको बोला जाएगा, 2 स्लिट रखे गए थे, उससे कुछ दूरी पर पर्दा रखा गया था। कुछ दूरी पे क्या रखा गया था, पर्दा रखा गया था, जिस पर्दे पर क्या निकालना था, व्यतिकरण का प्रतिरूप दिखाई देता है, प्रतिरूप इसका जो है दिखाई देता है। तो मतलब ये इनका कहना यह था, यंग साहब का ये कहना था कि जब हम प्रकाश स्रोत जब ना यहाँ स्लिट के सामने रखते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार का यहाँ पर दीप्त दिखाई देता है।
एक दीप्त मतलब एक जो है दीप्त अदीप्त, यहाँ दो प्रकार का यहाँ पर दिखाई देता है। उसी दीप्त और दीप्त को जो है फ्रिंज बोला जाता है। फ्रिंज मतलब इसकी दूरी बोला जाएगा, अंधेरा भाग की दूरी और काला भाग की दूरी। यहाँ दो अंधेरा और चमकीला भाग की जो दूरी है उसी दूरी को फ्रिंज नाम से जाना जाता है। तो इनके लिए जो उत्तर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने एक प्रकाश स्रोत लिया था, उसके समीप जो है समीप दो स्लिट रखे गए थे, उससे कुछ दूरी पर पर्दा रखा गया था, जिस पर्दे पर जो है व्यतिकरण का प्रतिरूप दिखाई देता है। जहां यश एक प्रकाश स्रोत है, उसके आगे एक स्लिट लगा देते हैं, उसके समीप दो स्लिट के माध्यम से पर्दे पर रंगीन तथा अंधेरे या काला रंग का पट्टी पर्दे पर दिखाई देता है। मतलब स्लिट के सामने जब प्रकाश रखते हैं ना, तो जब प्रकाश किरण जब स्लिट पर गुजरता है ना, तब पर्दे पर दो जगह मतलब एक आपको चमकीला स्थान और एक काला स्थान जो है रेखा की पट्टी दिखाई देता है। और रंगीन पट्टी जो रहेगा उसको दीप्त फ्रिंज के नाम से जानते हैं, और जो अंधेरा या काला पट्टी होता है उसको अदीप्त फ्रिंज के नाम से जानते हैं। तो ये किनका प्रयोग था? यंग का द्विस्लिट प्रयोग किया गया था व्यतिकरण के लिए। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अपने कॉपी में इसको नोट करके इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड के पेपर में भी पूछा जा रहा है। ये तो प्री बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, तो बोर्ड का जो पेपर होगा 2026 में, तो ये भी प्रश्न आने की पूरा क्या है, संभावना है। अब इसी में प्रश्न दिया गया है कि फ्रिंजों की चौड़ाई किस सूत्र लिखे। मैंने फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र भी आपको लिखना है, और चौड़ाई किन किन बातों पर जो है निर्भर करता है। तो फ्रिंज की अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ चौड़ाई का सूत्र भी आप लोग को निगमन नहीं करना है, केवल चौड़ाई का यहाँ सूत्र लिखना है। तो देखिए चौड़ाई का जो सूत्र है ना, W बराबर जो होता है यहाँ पर लेमडा D/D होता है। तो W किन किन जो है बातों पर निर्भर है, तो W जो है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर है, पर्दे की दूरी पर निर्भर है, स्लिटों के बीच की दूरी पर निर्भर होता है। यह जो सूत्र बना हुआ है देख सकते हैं किनका है, फ्रिंज की चौड़ाई का जो है सूत्र है। अब फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र बनता है W बराबर क्या आता है, लेमडा D/D। केवल ये सूत्र आपको लिखना है, पूरा ये नहीं लिखना है, केवल ये सूत्र आपको लिख दीजिएगा। और किन बातों पे निर्भर करता है, तो W जो होता है ना, W मतलब जो फ्रिंज की चौड़ाई होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, पर्दे की दूरी पर, स्लिटों के बीच की दूरी पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। अब यहाँ आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखना है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति का बीच एक ग्राफ बनाइए। ग्राफ में देहली आवृत्ति दिखाइए, ग्राफ के ढाल से क्या प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है। तो पहले आइंस्टीन का जो है प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखना है, केवल आपको सूत्र के बारे में लिखना है, सूत्र का निगमन नहीं करना है, और यहाँ पर एक ग्राफ भी आपको दर्शाना है। तो पहले हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का जो है सूत्र क्या है, पहले सूत्र के बारे में समझेंगे। अब तो ये जो बना है यही आइंस्टीन का जो है द्रव्यमान जो है, आइंस्टीन का प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन का जो है समीकरण है। ई के बराबर सूत्र होता है, ई के मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, फोटान की ऊर्जा माइनस कार्यफलन होता है, और ई के यहाँ नोट हो जाएगा। फोटान की जो ऊर्जा होता है ना, एच गामा होता है, और कार्यफलन जो होता है वो डब्लू होता है, और डब्लू का सूत्र होता है एच गामा नाट होता है, मतलब म्यू बोलते हैं इसको, न्यू नाट बोल सकते हैं आप, न्यू नाट भी बोला जा सकता है, इसको भी इसको न्यू बोलेंगे, इसको न्यू नाट बोला जाता है, ठीक ना। तो एच न्यू माइनस एच जो है न्यू नाट होता है। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें से एच जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एच को कॉमन ले लेंगे। और ई के का नाम है अधिकतम गतिज ऊर्जा, और अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² मैक्स होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 mv² मैक्स बराबर एच म्यू माइनस म्यू नाट, इसको पढ़ा जाता है। और यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का जो है यहाँ पर जो है आपका समीकरण बताया गया। तो यह जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का केवल समीकरण पूछा गया था, इसका निगमन नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर ये निगमन भी लिख देंगे 4 लाइन, तो आपको जो है नंबर पूरा इसमें मिल जाएगा। अब इसमें एक ग्राफ खींचने की बात कहा गया, तो ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यही जो ग्राफ बना है अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये लिखा गया देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा है, और ये आवृत्ति है, और यहाँ पर जो है देलही आवृत्ति के बीच में जो है ग्राफ खींचना है। तो ये जब सीधी रेखा जब आएगा ऐसे ऐसे यहाँ तक आएगा, और इसको डॉट डॉट करके से मिलाएंगे, तो इसके जो ढलान बनेगा, ये ढलान इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ढलान बोला जाता है। तो किसके बीच में ग्राफ खींचा गया है, तो जब ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब ऐसे ऊपर बनाया गया, यहाँ बताया गया कि ई के किस में निकालते हैं, ई जो है भी नाट है, भी नाट का नाम क्या है, यह जो है निरोधी विभव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो ढाल बना हुआ है, तो इसी ढाल को बनाते बनाते यहाँ आगे डॉट डॉट करके बनाएंगे। किसके बीच का ये ग्राफ है, तो कहेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा और जो है देलही आवृत्ति के बीच में ग्राफ है। यहाँ पर लिखा जाएगा यदि हम जो है ई के तथा जो है आवृत्ति के बीच खींचे गए ग्राफ की रेखा को पीछे की ओर बढ़ाए तथा आवृत्ति अक्ष को जो है देलही आवृत्ति पर काटती है। जब ऐसे बढ़ाएंगे ना, ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे, तो यह रेखा को देलही आवृत्ति बोला जाता है। तो देलही रेखा को काटती हैं, और ऊर्जा अक्ष पर अंतक
खंड माइनस बी, देखिए ऐसे नीचे डॉट डॉट करके ऐसे मिलाएंगे ना तो माइनस बी देती है। इससे पता चलता है कि किसी दी गई धातु की प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्लेट पे डाले जाने वाले प्रकाश की आवृत्ति म्यू नॉट से ऊंची होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ग्राफ यहाँ पर केवल खींचना है, तो आपको केवल ग्राफ के बारे में जो है इसे आप लोग सीधी रेखा में ला करके डॉट डॉट करके इसे मिला लेंगे। ये बन गया किसके बीच में, अधिकतम गतिज ऊर्जा और जो है दिल्ही आवृत्ति के बीच का यह ग्राफ है। तो अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न दिया गया, बाइस्टोन ब्रिज का क्या सिद्धांत है, किरचॉफ के नियम के सहायता से इसे समझाइए। तो बाइस्टोन सेतु जो बना हुआ है उसी को ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो बाइस्टोन सेतु का क्या सिद्धांत है और इसके किरचॉफ के नियम के सहायता से इसे क्या करना, समझाइए। तो यहाँ पर पहले चित्र बना लेंगे और बाइस्टोन सेतु का जो है सिद्धांत के यहाँ पर सूत्र का निगमन करना है। तो निगमन के लिए आप समझेंगे। अब यहाँ एक चित्र को समझ लिया जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो प्रश्न है। या किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का मतलब किरचॉफ का नियम की बात किया जा रहा है। किरचॉफ का नियम लिखना है और एक परिपथ का जो है ये न्यूमेरिकल हल करना है। तो ये न्यूमेरिकल हल करिए और या ये जो है ये बनाया गया कि बाइस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। तो आप दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको बोर्ड के पेपर में करना है। तो हम लोग बाइस्टोन ब्रिज का सिद्धांत पहले हम लोग समझ लिया जाता है, तब उसके बाद इसको हल किया जाएगा। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. बाइस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध को लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारा मापी को जोड़कर एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया। मतलब प्रोफेसर जी ने 4 प्रतिरोध को लिए, एक सेल को लिए और एक धारा मापी को लेकर के और जोड़ करके एक ऐसा परिपथ तैयार किए जिनकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो चालक का जो प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए एक परिपथ तैयार किए थे। इस परिपथ व्यवस्था को ही बाइस्टोन सेतु कहते हैं। जो परिपथ बना था उस परिपथ को क्या कह दिए, बाइस्टोन सेतु कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि बाइस्टोन सेतु कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने कितने परिपथ में कितने प्रतिरोध लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारा मापी को लेकर के जोड़ करके एक विशेष परिपथ बनाए थे। उस परिपथ का नाम क्या था, बाइस्टोन सेतु कहते हैं। अब इनका नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह जो सूत्र बना है इसी सूत्र को यहाँ पे लिखा गया है। तो यह सूत्र कैसे बना है आपको सीखना है और यह सूत्र कैसे निगमन किया जाएगा, मतलब कैसे ये इन्होंने सूत्र को बनाए थे, तो आज जो है आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को बनाना सीख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस नियम के अनुसार सेतु के संतुलन व्यवस्था में, मतलब उनका संतुलन व्यवस्था किए थे, 4 प्रतिरोध लेकर के संतुलन व्यवस्था किए थे। तो सेतु के किन्हीं 2 संलग्न याद रखिए, संलग्न लिखा गया, 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, यह प्रतिरोध है। P और Q क्या है, प्रतिरोध है। तो किन्हीं 2 जो है संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या है, बराबर होता है। यह बात किसने बताए थे, तो बाइस्टोन सेतु ने बताए थे कि जो यह परिपथ है आपका, जो प्रतिरोध है, तो कितने प्रतिरोध इसमें हैं, तो P और Q 2 प्रतिरोध है। तो कहेंगे किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह अनुपात कहाँ से आ गया, तो अनुपात का मतलब जो है बटे में अगर रहता है तो उसको अनुपात पढ़ा जाता है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यह सूत्र कैसे बना है, अब इस सूत्र का निगमन आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन जो है निगमन को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ नोट करेंगे कि बाइस्टोन सेतु का सूत्र का निगमन, मतलब बाइस्टोन सेतु ने जो सूत्र बनाए थे भी P/Q बराबर R/S, यह कैसे बना था इसका निगमन किया जाएगा। तो परीक्षा में जो है प्रश्न को बदल दिया जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या आता है परीक्षा में, तो किरचॉफ की सहायता से बाइस्टोन सेतु को संतुलित अवस्था में प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ 2 प्रश्न आपको बताया गया है, दोनों प्रश्न का उत्तर जो है एक ही होगा। यहाँ नाम रख दिया गया
किरचॉफ का नियम और बाइस्टोन से, तो दोनों लोग का नियम की सहायता से जो सूत्र बना है P/Q बराबर R/S, ये कैसे बना है अब इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले हम लोग चित्र के बारे में समझेंगे। यह जो चित्र बना है इसमें 4 प्रतिरोध लगा है और ये 4 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है, तो 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसमें एक धारा मापी लगाया गया है और एक सेल लगाया गया है और यहाँ पे कुंजी K1 है और ये कुंजी जो है K2 है। जब दोनों इसमें सटेगा तो इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसने यहाँ पे कुंजी लगा है ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस परिपथ को पहले आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने रफ पे अपने कॉपी में इसको खाँच लीजिए और यहाँ जो चित्र बना है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे कि इसमें प्रतिरोध का नाम क्या है, कितने प्रतिरोध हैं, कितने सेल हैं। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना इसमें 4 प्रतिरोध हैं, एक सेल है, एक धारा मापी है। 4 प्रतिरोध का नाम क्या है, PQRS है। तो यहाँ पर बहने वाली धारा को ध्यान देंगे, यहाँ से जो धारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ यह जो ध्यान देंगे यह जो तीर बना है इसी में आपको समझना है। यह धारा जो है मैंने प्रतिरोध P में गया है तो आपको सीधा गया फन से यहाँ पर I1 जो धारा है Q में है, यहाँ पे धारा जो है S में है और यह जो धारा I2 जो है R में है। तो यहाँ तो धारा विपरीत भी धारा चल रहा है, यहाँ जैसे यहाँ ऊपर की तरफ गया तो ये इधर एक दूसरे का विलोम है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर इधर से आपका विपरीत दिशा में है। तो यही विपरीत दिशा में आपको ध्यान देना है। कल के वीडियो में जो बताया गया था किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पे जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अगर किरचॉफ का नियम नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके किरचॉफ का नियम देख सकते हैं। तो अब हम लोग सूत्र का निगमन किया जाएगा। पहले यहाँ लिखेंगे माना 4 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है, माना 4 प्रतिरोध। प्रतिरोध का नाम आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे। तो 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, तो P है, Q है, R है, S है। किस क्रम में जुड़े हैं 4 प्रतिरोध PQR, किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ रहा होगा, किस क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब यहाँ पे जो है बंद पास जो है, बंद पास का नाम, या आधा को पहले नोट करेंगे उसके बाद से आधा। तो आधा का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, इसका नाम AB और ये क्या है DA, मतलब आधा का नाम हो गया ABDA हो गया। और आधा का क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा B और यहाँ होगा CDB हो जाएगा। तो इसमें आधा आधा जो है प्रयोग करेंगे, पहले आधा जो है खंड का और आधा पहले एक खंड का मतलब प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बंद पास, पास में नाम रख, बंद पास क्या नाम है पहला का, तो लिखेंगे ABDA में, मतलब ABDA में। अब यहाँ जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या है, तो किरचॉफ का नियम बताया गया है कल के वीडियो में, बहुत आसान है। तो किरचॉफ का नियम, अब यहाँ देखेंगे ये I1 है, I1 जो है P के पास जो है धारा जा रहा है, मतलब P प्रतिरोध में। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर I1P और यहाँ देखेंगे उल्टा है, विपरीत दिशा में है, यह ऊपर की तरफ जा रहा है और यह नीचे की तरफ जा रहा है। जब नीचे की तरफ जाएगा विपरीत है, इसमें माइनस और यहाँ लिखेंगे I2 और यहाँ लिख लेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि किरचॉफ के नियम में कल बताया गया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा I1P, मतलब यहाँ I1P और माइनस क्या हो जाएगा I2R हो जाएगा। ये माइनस है, अगर इसको पक्षांतर कर दें तो क्या बन जाएगा, I1P बराबर हो जाएगा और I2 जो है R, यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे किस नियम से लागू किया गया है, तो किरचॉफ के नियम से लागू किया गया है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, यह धारा जो है आपको P के पास जा रहा है और यह धारा जो है विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो I1P माइनस I2R बराबर 0, यह माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, बन गया समीकरण नंबर 1। अब जो है बंद पास, अब आधा जो हमारा प्रयोग हो चुका है, अब आधा और जो है बंद पास का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बंद पास। अब बंद पास का नाम क्या है, तो बंद पास जो है इसका नाम होगा BC और क्या होगा DB। तो यहाँ लिखेंगे BCDB में। अब यहाँ पर भी जो है किरचॉफ का नियम लागू होगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम जो है कल के वीडियो में बताया गया है, बहुत आसान नियम है किरचॉफ का नियम।
अब यहाँ जो नियम क्या बनेगा, अब देखेंगे यह जो है I1, यह I1Q है, मतलब यह I1Q हो जाएगा। और यहाँ देखिए धारा जो है विपरीत है, यह चिन्ह को ध्यान देना है। चिन्ह जो ध्यान देंगे, यह इधर की तरफ आ रहा है और यह इधर की तरफ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे I1Q माइनस I2 क्या होगा, यस बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ जो है माइनस जो चिन्ह है उसको क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, I1Q बराबर हो जाएगा I2 यस हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, मतलब दोनों में जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समीकरण 2 से कर लेंगे। तो भाग कैसे दिया जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, I1P था, और बटा में क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा I1Q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, I2 जो है R हो जाएगा, और यहाँ जो बनेगा I2 जो है यस हो जाएगा। तो यह दोनों समीकरण को क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया गया, भाग दे दिया गया। ऊपर वाला जो समीकरण 1 है और नीचे वाला समीकरण 2 है। अब यह I1 से I1 को, I2 से I2 को काट देंगे। काटने के बाद क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो क्या बचेगा, P बचेगा बटा Q बराबर बचेगा R बटा यस। तो यह सूत्र कितना आसान है, किरचॉफ का नियम के सहायता से बहिस्टोन सेतु का सूत्र का निगमन हो गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये भी क्या ध्यान देना है, धारा धारा किस दिशा में जा रहा है, बस यही देखना है, आपका सूत्र का निगमन अच्छे से समझ में। अब अगला जो प्रश्न दिया गया, गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, और ये 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन करना है। तो अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा। तो यह अपवर्तन का सूत्र का निगमन अब किया जाएगा। ये उत्तल लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो n/v माइनस 1/u बराबर n-1 बटा क्या है r। तो इसको सिद्ध करके जो है आपको बताया जाएगा। तो पहले चित्र को अच्छे से समझेंगे, जब चित्र आपको अच्छे से जब समझ लेंगे तभी जा करके इसका निगमन आप से विद्यार्थी कर पाएंगे। तो पहले चित्र को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यह जो बना हुआ है इसका नाम है कौन सा है, उत्तल लेंस है। क्या नाम है, उत्तल लेंस है। और इस उत्तल गोली पृष्ठ पर जो है किसका सूत्र का निगमन करना है, अपवर्तनांक का। और यह बीचों बीच का जो बिंदु देख रहे हैं यह केंद्र है, वक्रता केंद्र है। और यह वस्तु रखा गया है, इसकी छाया के लिए क्या है, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है। और यह क्या है, वस्तु के लिए है, यह वस्तु का कोण है, और यह जो है वक्रता कोण है, और यह है प्रतिबिंब का कोण है। तो यहाँ गामा कोण बना है, यहाँ अल्फा कोण बना है, अल्फा कोण है, और यहाँ पर जो बना है बीटा कोण है, और यहाँ जो बना है गामा कोण है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, मतलब जो देखिए वक्रता केंद्र वाला जो जा रहा है, जो जाएगा यहाँ पर लेकर के, और यहाँ प्रतिबिंब का जो लेकर के आ रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। यह जो है जो वस्तु के लिए बना है, वस्तु के लिए I बना है, और जो है प्रतिबिंब के लिए क्या बना है, R बना हुआ है। मतलब ये आपतन कोण किसके लिए बना है, तो वस्तु के लिए। और वक्रता केंद्र के जो बीच का कोण बनेगा यह जो है आपतन कोण हो जाएगा। और वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किस दिखाते हैं, R से प्रदर्शित करेंगे। और ये देखेंगे ध्यान से, ये बहिष कोण है। बहिष कोण मतलब एक त्रिभुज का जो कोण आगे की तरफ जो निकला होता है उसको बहिष कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर बहिष कोण जो है बारी बारी से इसको हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला बहिष कोण लेंगे तो ए, यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज कौन सा लेंगे, AIC। पूरे का ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पर AIC में बहिष कोण क्या है, तो R है। और R किसके बराबर होगा, बहिष कोण किसे कहते हैं, दो कोणों के योगफल को बहिष कोण कहा जाता है। मतलब दो कोणों का जोड़ व अकेले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब R किसके बराबर होगा, तो देखेंगे R जब लेंगे तो R वाला कोण देखिए कहाँ पे जा रहा है, अल्फा है और क्या है, गामा है। तो R किसके बराबर होगा, तो R जो है बीटा, यहाँ पर देखेंगे बीटा है और क्या है, गामा है। तो ये बीटा और गामा के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज। अब हम कौन सा त्रिभुज लिखने जा रहे हैं, त्रिभुज। पहले तो माना लिखाएगा, पहले माना लिखने के बाद ही त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे माना किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किसे दिखाएंगे, तो वस्तु की दूरी को U से दिखाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी
तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी भी वक्रता क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या जो है आर, वक्रता त्रिज्या क्या है आर, तथा फोकस दूरी क्या लिखेंगे, तथा फोकस दूरी जो है यफ है, फोकस दूरी क्या लिखेंगे यफ है। तो अब इतना जो है पहले माना लिखना पड़ेगा कि माना किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी जो है v है, वक्रता त्रिज्या देखिए r है और ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु की दूरी हो जाएगा और यह वक्रता जो है त्रिज्या जो है वक्रता केंद्र से इसकी दूरी है। तो अब फोकस दूरी क्या है यफ है। तो इतना लिखने के बाद से जो है बारी बारी से यहाँ पे दो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो पहला अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज का नाम क्या है, ए है, आई है और सी है। ध्यान दीजिएगा ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा ए, क्या है इसमें ए है और क्या हो जाएगा आई और क्या है सी में। तो त्रिभुज ए आई सी में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे बहिष्कोण, क्या लिखेंगे बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसमें क्या हो जाएगा, बहिष्कोण जो होगा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे बहिष्कोण। और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए ये आर है, तो ये आर किसके बराबर होगा, तो बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा के क्या होगा, गामा के योग के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए बहिष्कोण इसमें किसके बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा। कैसे बराबर होगा, तो कौन सा त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए आई सी, मतलब ए में लिए हैं, आई है और सी है। तो ए आई सी में जो बहिष्कोण बाहर की तरफ कोण क्या निकला है, आर निकला है। तो आर जब लेंगे तो आर किसके बराबर होगा, बीटा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जो लेंगे, अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए है, ओ है, सी है। अब बताइए ए ओ सी में बहिष्कोण क्या है, तो आई बना है। बहिष्कोण इसमें किसके बराबर होगा, तो बहिष्कोण इसमें जो है आई जो है बराबर होगा अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, यह कोण जो है यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे तो बीटा और गामा होगा और यह आई जब लेंगे तो अल्फा और क्या होगा, गामा होगा। बस इस चित्र में बस ये बहिष्कोण के बारे में समझना है। जब बहिष्कोण आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो समझिए सूत्र के निगमन में कुछ नहीं है। तो अब त्रिभुज के इसका नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ सी में। अब त्रिभुज ए ओ सी में जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसमें क्या होगा, तो इसमें बहिष्कोण आई हो जाएगा और आई किसके बराबर होगा, तो चित्र में देखेंगे अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि बहिष्कोण कैसे निकाला गया है। तो इसमें मेन जो है बहिष्कोण है, बहिष्कोण निकालना सीख जाएंगे। और बहिष्कोण क्या होता है, मतलब वो अकेले या आर अकेले इन दोनों योगफल के क्या होगा, बराबर होता है, उसी को बहिष्कोण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है कल भी बताया गया था, स्नेल का नियम आप लोग पढ़ेंगे। तो स्नेल का जो नियम क्या होता है, तो स्नेल का जो नियम है आप लोग पढ़ेंगे क्या होता है, एन बराबर होता है, एन बराबर होता है, एन बराबर साइन होता है और क्या होता आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। तो साइन आई बटा साइन, तो यह स्नेल का सूत्र है। और इसमें स्नेल के सूत्र में जो है ध्यान देंगे, यह साइन और आर जो है इसमें कोण का मान जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है साइन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे कोणों का मान बहुत कम है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोणों का मान, कोणों का मान बहुत कम है, कोणों का मान लिखेंगे यहाँ पर बहुत क्या है, कम है, लेकिन बहुत कम है, कम है। तो कोणों का मान जब बहुत कम है, यहाँ चूंकि लिख लेंगे चूंकि, तो इसलिए जो है किसको छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। तो साइन को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। तो साइन के इसमें क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि कोणों का मान जो है क्या बहुत कम है, इसलिए साइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब यहाँ साइन को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एन बराबर बचेगा आई बटा आर हो जाएगा। और आई के स्थान पे क्या रखना है, बीटा प्लस गामा रखना है। और आर के स्थान में ध्यान दें, आर के स्थान में बीटा प्लस गामा रखना है और आई के स्थान पे जो है अल्फा प्लस गामा यहाँ पर रखा जाएगा। तो पहले यहाँ पर साइन को हटा लिया जाए। तो अब यहाँ लिख लेंगे एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा अब आई बटा क्या होगा आर, क्योंकि साइन को हटा देंगे। अब यहाँ पर जो है इसमें गुणा कर लेंगे। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आई बराबर होगा, अब आई बराबर हो जाएगा एन आर हो जाएगा। अब किसका मान रखेंगे, आई का मान, और आर का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान क्या करेंगे, रखने पर, मान रखने पर। अब दोनों का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे, आई का और आर का। तो आई अब हटा देंगे, आई जो बहिष्कोण हुआ था क्या था, आई बराबर क्या था, अल्फा प्लस क्या था, अल्फा, अल्फा प्लस गामा था, अल्फा प्लस गामा था। और यहाँ क्या लिखेंगे,
यहाँ पर हो जाएगा अब यन, और आर किसके बराबर था, तो बीटा प्लस जो है गामा हो जाएगा। तो यह किसका मान है, आई का मान रखा गया, और यह किसका मान रखा गया, आर का मान रखा गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा बराबर, अब यन में बीटा का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यन बीटा हो जाएगा, प्लस यन में गामा गुणा करेंगे तो यन गामा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अल्फा वाला अल्फा के पास पक्षांतर कर देंगे, तो अल्फा ये प्लस है, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे अल्फा, और यह यन बीटा जो है पक्षांतर हो जाएगा, तो यन बीटा हो जाएगा बराबर, और यहाँ यन गामा माइनस इधर जाएगा तो क्या बनेगा, गामा हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर अल्फा माइनस यन बीटा हो जाएगा बराबर, अब इसमें से गामा कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, या गामा जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यन माइनस वन हो जाएगा, यन माइनस वन, दोनों में से किसको कामन लिए, गामा को। तो थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, यहाँ यन बराबर साइन को हटा दिए, आई बटार हुआ, और यन में आर का गुणा करेंगे तो बनेगा यन आर, तो आई बराबर यन आर होगा। आई तथा आर का मान किस में रखेंगे, मान रखने पर यहाँ पर आई का मान और आर का मान यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ दो वाली देंगे, आई तथा आर का मान, मान यहाँ नहीं रहेगा, आई क्या लिखेंगे, आई तथा आर का मान रखने पर, ठीक ना। तो यहाँ आई का मान और आर का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे, ये किसका मान है, आई का मान है, और ये किसका मान है, आर का मान है। अब इसमें क्या हुआ है, यन जो है यन बीटा में गुणा हुआ है, और यन जो है गामा में गुणा हुआ है। अब यहाँ गामा गामा के पास कर लेंगे, और जो है जो यन बीटा को पछाना कर लेंगे, गामा का मान हो गया तो यन माइनस वन हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी से जरूर नोट भी करते चलिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तीन त्रिभुज बनेगा, चित्र में आप लोग दिखाई दे रहा होगा, चित्र में भी बताया गया है। तो ये तीन त्रिभुज यहाँ बना दे रहे हैं, बारी बारी से तीनों त्रिभुज को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला त्रिभुज जो यह बना है, यह क्या था, यहाँ वक्रता केंद्र सी था, और यहाँ पर क्या था, ए था, और यह क्या था, यन था, और यहाँ इसकी बीच की दूरी क्या थी, आर थी, अभी चित्र में भी दिखाएंगे। और यहाँ से इसकी बीच की दूरी क्या है, यह यच है, और यह कोण जो बना है यह गामा कोण बना है। चित्र को देख लीजिए, क्या ऐसे चित्र में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, तो यहाँ चित्र भी है, देख लीजिए। यह क्या है, गामा है, सी है, ए है, यन है। यह त्रिभुज को जो है हम बाहर बना करके समझा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब यहाँ गामा हमारा बन गया। अब अगला त्रिभुज जो बनेगा, एक त्रिभुज और बनाएंगे, यहाँ पर तीन त्रिभुज बनाना है, और यहाँ त्रिभुज का नाम क्या था, यह ए था, और क्या था यहाँ पर यन है, यहाँ का रहेगा यन रहेगा, और यह रहेगा ओ रहेगा। तो ओ से अल्फा कोण बनता है, क्या बनता है, ओ से अल्फा और यच हो जाएगा, और इधर का क्या मान होगा, तो यह वस्तु है इसलिए यू हो जाएगा। और एक त्रिभुज और खींच लेंगे, तीन त्रिभुज आपको खींचना है, तो बगल में इसको खींच लीजिएगा। और यह क्या है, ए था, और क्या था, यह यन था, और यहाँ पे क्या था, आई था। तो यह जो कोण बनेगा, यह जो कोण बना, बीटा कोण बना, मतलब यह वक्रता केंद्र के लिए गामा कोण बना था, और जो है, और यह वस्तु के लिए अल्फा कोण बना था, और प्रतिबिंब के लिए बीटा कोण बना था। और यह क्या है, यच हो जाएगा, और यह वस्तु के प्रतिबिंब के लिए क्या है, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बारी बारी, जैसे यहाँ अल्फा है तो मतलब टेन अल्फा का मान निकालेंगे, या बीटा है तो टेन बीटा का मान निकालेंगे, गामा है तो टेन गामा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर जो है इसको 2 मान लीजिए, क्योंकि इसके पहले समीकरण 1 बना था। तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, बताइए, त्रिभुज का नाम क्या, ए एन सी है। क्या नाम है, ए एन सी में, हम ए एन सी में चलेंगे। तो टेन का सूत्र होता है, टेन हो जाएगा टेन, और गामा हो जाएगा टेन गामा बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। और इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो लंब जो है यच है, और जो है आधार क्या है, तो आधार जो है आर है। तो त्रिभुज ए एन सी में जो है टेन गामा का मान निकल गया, यच बटा आर। अब त्रिभुज जो लेंगे, अभी नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए एन ओ। ए एन ओ में हम लोग जो चलेंगे, तो ए एन ओ में लिखेंगे, और यहाँ का लिखेंगे अब टेन, और टेन जो है अल्फा हो जाएगा। टेन अल्फा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या है, आधार होता है। और लंब का मान बताइए इसमें क्या है, तो लंब का मान यच है, और आधार का मान क्या है, यू है। तो समझ में आ रहा होगा। अब त्रिभुज जो है तीसरा चलेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए आई यन में। त्रिभुज ए आई यन में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन, और यह बनेगा बीटा। तो टेन बीटा बराबर होगा लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। बताइए टेन बीटा, बीटा का मान क्या है, तो टेन बीटा बराबर लंब क्या है, तो यच है, तो क्या लिखेंगे, यच बटा जो है भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यच बटा भी। तो ये टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा का मान, तीनों मान निकाल लिया गया। अब ध्यान दीजिए, यह अल्फा की जगह पर, मतलब ये टेन को छोड़ देंगे, जैसे साइन को छोड़ दिया गया है, क्योंकि छोटा कोण है इसलिए साइन का और टेन को भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यह गामा की जगह पे, ध्यान दीजिए, यह गामा की जगह पे, या अल्फा की जगह पे, ये बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए गामा की जगह पे एच बटा रखेंगे, अल्फा की जगह पे एच बटा यू रखेंगे, और बीटा की जगह पे एच बटा भी रखेंगे। लेकिन एक चीज़ को और ध्यान देंगे, यह देखेंगे क्या ये लेंस के आगे है कि क्या ये लेंस के पीछे है। तो देखिए यह आर जो है लेंस के पीछे था, तो इसलिए यह प्लस में रखा जाएगा, और यू जो है लेंस के आगे है इसलिए यहाँ पर माइनस रखा जाएगा, और भी लेंस के आगे है इसलिए इसको क्या रखेंगे, माइनस रखा जाएगा। क्यों माइनस रखा गया, चित्र में एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए वक्रता जो त्रिज्या है वह लेंस के पीछे है, तो जब लेंस के पीछे रहेगा तो प्लस में रखेंगे, और जो लेंस के आगे रहता है वह माइनस में रखा जाता है।
तो अब यहाँ पे जो है अल्फा को हटा देंगे और अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर अल्फा की जगह पे रखेंगे माइनस एच बटा यू। ये किसका मान है, अल्फा का, माइनस और यहाँ हो जाएगा यन, और बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान जो है माइनस जो है एच बटा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है गामा का मान क्या है, एच बटा क्या है, एच बटा जो है आर हो जाएगा, कोष्टक में क्या होगा, यन माइनस वन हो जाएगा। मतलब इसी में मान रखा गया, अल्फा का स्थान पे अल्फा का मान, बीटा के स्थान पे बीटा का, और गामा का मान जो है गामा के स्थान पे रखा जाएगा। और टेन को छोड़ दिया जाएगा, ध्यान दीजिए क्यों टेन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि टेन का मान जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है टेन को और साइन को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। अब बताइए माइनस है और यहाँ पे देखिए ये भी माइनस ही में रखा जाएगा, ये भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि भी का मान देखिए एच बटा भी है, तो यहाँ का उतरेगा माइनस एच बटा जो है एच बटा क्या है, यह यू है, और यह माइनस और यह माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस यन एच बटा जो है भी हो जाएगा, बराबर एच बटा जो है क्या है आर, कोष्ट में यन माइनस वन है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, या जो है प्लस वाले को आगे कर सकते हैं, माइनस वाले को पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा यन एच बटा जो है क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, माइनस जो है एच बटा जो है क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बराबर एच बटा क्या होगा, आर होगा, कोष्ट में यन माइनस वन होगा। अब इसमें से कामन दिखाई दे रहा है, इसमें से कामन क्या दिखाई दे रहा है, तो एच कामन दिखाई दे रहा है, तो एच जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यन बटा भी हो जाएगा, माइनस एक बटा जो है यू हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर एच बटा क्या होगा, आर हो जाएगा, कोष्टक में यन माइनस वन हो जाएगा। अब इसमें से कटेगा क्या, तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो कट जाएगा, क्या कटेगा, एच से एच को क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये एच जो है ये भी एच से एच कट गया, क्या बचेगा बताइए, यन बटा भी माइनस एक बटा यू, बराबर अब क्या हो जाएगा, यन माइनस वन बटा क्या होगा, आर हो जाएगा। और यही जो है हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये किसका सूत्र है, तो उत्तल लेंस का जो है अपवर्तनांक का सूत्र है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। किसी हाइड्रोजन में यानी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के ईएन बराबर -13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बामर एवं पाषाण श्रेणी के लिए प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा की ऊर्जा ईवी में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऊर्जा की जो है गणना करना है, और यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम के लिए जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा आरेख खींचना है। तो ऊर्जा आरेख कैसे खींचा जाता है, अब ऊर्जा आरेख के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा विभिन्न कक्षाओं एन में होती हैं। प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती हैं और स्तर जो होती हैं ईएन बराबर -13.6 बटा एन स्क्वायर होती हैं। हाइड्रोजन इस जो परमाणु होते हैं उसमें 5 प्रकार के श्रेणी पाए जाते हैं। पहला जो श्रेणी होता है ना, ये लाइमन श्रेणी होता है, सबसे ऊपर क्लास से जो है प्रथम क्लास में जब आता है तो इस श्रेणी को इसको ऊर्जा आरेख खींचना है। तो यहाँ से सबसे ऊपर से जो है, सबसे ऊपर से जो प्रथम में अगर आएगा तो लाइमन श्रेणी होता है, और द्वितीय में जब आता है ना तो उसको बामर श्रेणी कहा जाता है, और तृतीय में जो आता है ना तो पाषाण श्रेणी कहा जाता है, चतुर्थ में आएगा ना तो ब्रैकेट श्रेणी कहा जाता है, और पांचवा में जो आएगा ना उसको फुंड श्रेणी कहा जाता है। तो यही हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर खांचना था। तो ऊर्जा स्तर की जो है आरेख आप लोग समझ गए होंगे कि ऊर्जा स्तर के आरेख कैसे खांचा गया है। इसको खांच लेंगे ना, पेपर में जो है आप लोग को खांचना है। तो यहाँ सबसे ऊपर से जो है प्रथम में लाइएगा लाइमन होगा, द्वितीय में लाएंगे तो बामर हो जाएगा, तृतीय में पाषाण, चौथे में ब्रैकेट, पांचवा में लाएंगे तो फुंड श्रेणी जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ आरेख खींचने के बाद से ना यहाँ पे एक और प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर बामर एवं पाषाण श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा की ऊर्जा ईवी में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो देखेंगे ना, यहाँ पर बामर के लिए कितनी ऊर्जा होती है, देख सकते हैं बामर के लिए ऊर्जा -3.4 ईवी। मतलब इस रेखा को ऐसे बना करके यहाँ पे दर्शाना है कि इसमें जो है बामर श्रेणी की ऊर्जा कितनी है, -3.4 ईवी होता है। बामर के लिए पूछा गया था, और किसके लिए पूछा गया है, यहाँ पर पाषाण के लिए। पाषाण के लिए अगर देखेंगे तो पाषाण के लिए यहाँ देखेंगे तो पाषाण के लिए ऊर्जा का मान जो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ऊर्जा जो है क्या होता है, -1.51 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं और बामर के लिए, और यहाँ पर जो बना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं। मतलब ये कहाँ से मान आया है, उसी सूत्र में मान रखना है। इसी सूत्र में जो है 13.6 यहाँ पे रख करके यहाँ मान को रखेंगे, एन का मान, एन का मतलब क्लास की संख्या रख करके जब भाग करेंगे ना तो मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, द्वितीय है तो 2 का वर्ग 4 होगा, 4 से जब भाग करेंगे, यहाँ पर 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3.4 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी सूत्र में ध्यान दीजिए, एन का मान अब जो है लाइन बामर के लिए क्या रखना है, 2 का वर्ग 4, 4 से भाग करिए 13.6 में, तो 4 से जब 13.6 में भाग करेंगे कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 का रखेंगे, 3 का वर्ग 9 होगा, 9 से भाग करेंगे तो माइनस यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ पर 9 रखाएगा, तो जब 9 रखेंगे तो 9 से जब भाग करेंगे तो 13.6 में जब भाग करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मान को यहाँ पर निकाला गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।
तो प्रश्न नंबर 8 में 2 प्रश्न हैं। ये नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में आपको अंतर लिखना है कि नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। अभी अंतर के बारे में आपको पूछा गया है और चाहे इसको कीजिए या इसको कीजिए, दोनों में से कोई एक प्रश्न को आपको करना था तो इसको ही बारे में तो बता दिया गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर 9 में भी जो देख सकते हैं 2 प्रश्न हैं। अब यह 9वां क्वेश्चन ये कीजिए या कीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। तो बायो-सेवर्ट के नियम तथा कूलाम के नियम की समानताएं एवं भिन्नताएं लिखिए। बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है यहाँ पर और कूलाम का नियम लिखना है। दोनों के नियम को लिख करके उनकी समानताएं हो जाएंगी। लिखा जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम, कूलाम के नियम की समानताएं और भिन्नताएं लिखिए। मैंने दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है इनके बारे में आपको बताना है। अब बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से सूत्र का जो है निगमन करना है। 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार जो है कुंडली बना हुआ है और इस वृत्ताकार कुंडली के अंदर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसके केंद्र पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करेंगे। व्यंजक मतलब इसका सूत्र का निगमन करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर कितना होता है जो वृत्ताकार कुंडली अगर है तो यहाँ लिख लेंगे कि माना एक तार को मोड़कर, एक तार है और इसको मोड़कर r मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो r त्रिज्या हो गया। क्या है, इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो क्या है, r है। r मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। कुंडली मतलब यहाँ गोलाकार में रूप में इसको बना लिया गया है। तो इसका आकार किस आकार के रूप में है, तो वृत्ताकार के रूप में है। माना कुंडली में I एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित की गई है। इस कुंडली में I एम्पियर का जो है धारा इसके अंदर क्या किया गया है, प्रवाहित किया गया है तथा उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वह B है। इसके अंदर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। तो पहले इस चित्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद से पहले इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद से इसके सूत्र के निगमन के बारे में समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पहले ध्यान देंगे, जब ये वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्ताकार कुंडली का पूरा यह दूरी कितना होगा, तो यह कुल जो दूरी होगा यह परिधि के बराबर हो जाए। क्योंकि ये गोल में है तो गोला के अंदर जो चारों से जो घेरा जाता है उसकी जो टोटल दूरी होता है वह परिधि के क्या होता है, बराबर हो जाता है। और यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, तो बायो-सेवर्ट का नियम का प्रयोग करेंगे। तो अब बायो-सेवर्ट का नियम का यहाँ नीचे प्रयोग करके और सूत्र का निगमन के बारे में समझेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। मतलब बायो-सेवर्ट का नियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उनका सूत्र हम लोग को याद भी है। अगर आप बायो-सेवर्ट नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का क्या नियम होता है, क्या सूत्र है बायो-सेवर्ट का नियम, तो बताया गया है B बराबर होता है, क्या होता है, B बराबर μ0 अपान 4 पाई I डेल L साइन थीटा बटा क्या होता है, बटा जो है R स्क्वायर होगा। तो यह किसका सूत्र है, तो बायो-सेवर्ट का सूत्र है। B बराबर होता है μ0 अपान 4 पाई I डेल L साइन थीटा बटा R स्क्वायर। तो यह वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली में इसकी जो दूरी मतलब डेल L है वह कितने के बराबर होगा, तो 2 पाई R के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह परिधि है, परिधि के बराबर हो जाएगा तो 2 पाई R हो जाएगा। और यहाँ थीटा बराबर क्या है, 90 अंश। मतलब इसके केंद्र पे जब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो यहाँ थीटा जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। अब ये दो मान यहाँ पे रख लेंगे, डेल L को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 पाई R रख लेंगे और थीटा के जगह पे जो है 90 अंश रख लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे B बराबर हो जाएगा μ0 हो जाएगा बटा जो है 4 पाई हो जाएगा और यहाँ I को नोट करेंगे, गुणे करेंगे, डेल L को हटा देंगे, डेल L के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई R लिख लेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे, बटा में क्या होगा, बटा जो है R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान रखे हैं किसका मान है, यह I हो गया, यह 2 पाई R मतलब डेल L का मान हो गया, साइन थीटा हो गया बटा R स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ पे जो है पाई से पाई को क्या करेंगे, काट देंगे। ये पाई से पाई खत्म हो गया, 2 दूना 4 या 2 हो जाएगा। एक R से एक R को काट देंगे, नीचे जो है एक R बचेगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे B बराबर होगा, B बराबर μ0 बचेगा बटा जो है 2 है
आई है और यहाँ पे है 2 कट गया है, पाई भी कट गया, आर भी कट गया है और यहाँ साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 90 अंश रखेंगे बटा क्या होगा आर हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा जो मान को रखा जा रहा है। अब साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 90 अंश का मान आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, साइन 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर जो साइन 90 अंश का मान जो क्लास 10 में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब 1 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, b बराबर होगा म्यू 0 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे आई बटा जो है आर। यह जो सूत्र बन गया यह किसका सूत्र है, तो यह जो है वृत्ताकार धारावाही जो कुंडली वृत्ताकार है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है सूत्र है। अगर इसमें फेरों की संख्या ले लिया जाए, अगर फेरों की संख्या जो है अगर n है तो सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि यदि इसमें फेरों की संख्या जो है n है तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे यदि, यहाँ लिख लेंगे यदि फेरों की संख्या मतलब उसके अंदर जो है कितने फेरे लगे हैं, तो फेरों की संख्या जो है n है, इसमें n फेरा है तो यहाँ लिख लेंगे फेरों की संख्या क्या है n है। तो सूत्र क्या बनेगा, तो अगर फेरों की संख्या n है तो b बराबर जो बनेगा b बराबर म्यू 0 n हो जाएगा, i हो जाएगा, बटा में क्या है बटा जो है 2 और क्या है r है। बस थोड़ा सा इस सूत्र में यहाँ पे केवल n को बढ़ा लेंगे तो हमारा सूत्र क्या बन गया b बराबर म्यू 0 n i बटा क्या हो गया 2r। ये किसका सूत्र है, तो यह धारावाही वृत्ताकार कुंडली में उत्पन्न केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। तो यह पेपर जो है पूरा क्या हो गया समाप्त हो गया है और इसमें 2 न्यूमेरिकल बस नहीं बताया गया है, एक प्रश्न का यह नहीं बताया गया न्यूमेरिकल और इस प्रश्न का यह न्यूमेरिकल नहीं बताया गया, ठीक ना। तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो है ना अगले भाग के वीडियो में जो है ना अगले भाग के वीडियो में उसको जो है दोनों न्यूमेरिकल को हल करके जो है वीडियो बना दिया जाएगा और इसको जो है उस वीडियो का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के दोनों न्यूमेरिकल को आप लोग देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप सभी एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।